स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पे। मैं हूं आपके एंकर केकर जंग। ये देखते हैं आज की बड़ी खबर। लखनऊ स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार आम नागरिकों के संघर्षों की कोई चिंता नहीं दिखाती है, बल्कि केवल अमीरों के संकट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्होंने जीएसटी चोरी के मुद्दों पर भी प्रकाश डाला और बताया कि हाल ही में घोषित 6.4% की वृद्धि पर 4 वर्षों में सबसे कम है। यहां तक कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी कम है। उन्होंने सरकार पर लोगों की समस्याओं को ना तो समझने और ना ही हल करने का आरोप लगाया। जीएसटी एक गुड एंड सिंपल सरल टैक्स था जिसका आशय था कि हिंदुस्तान में एक यूनिफॉर्म रेट हो। अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेट होता था, लोगों को एक बराबर टैक्स देना पड़े, छोटे लघु मध्यम उद्योगों को सरलीकरण किया जाए। बजाय ऐसा होने के जीएसटी के नाम पर पूरे देश में वसूली की जा रही है और रायता फैला दिया गया है। जीएसटी के नाम पर गरीब आदमी से टैक्स वसूला जा रहा है। 64% जीएसटी बिलो 50% पॉपुलेशन दे रही है। असलियत यह है कि रोजमर्रा की चीजें, आटा, दही, पढ़ाई, दवाई, पॉपकॉर्न, पुरानी कार पर तक पर जीएसटी है। हेल्थ बीमा पर 18% जीएसटी है। इन सब चीजों का सरलीकरण करना चाहिए। हमारा जो जीएसटी का एक नया प्रारूप हमने अपने न्याय पत्र में 2024 में डाला था, जीएसटी 2.0, उसको सरकार को बिना विलंब के कॉपी करके नकल करके लागू कर देना चाहिए। लोगों को टैक्स के माध्यम से राहत देनी चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता और कम आय के चलते ये जो टैक्स का कहर है ये बहुत ज्यादा है। बहुत बढ़िया तैयारियां हैं। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमारा बड़ा उम्दा प्रदर्शन रहेगा। दिल्ली हमारी एक बड़ी फर्टाइल भूमि रही है। दिल्ली में हमने 15 साल सरकार चलाई है, बहुत बढ़िया सरकार चलाई है शीला जी के नेतृत्व में। आज भी उस सरकार को लोग याद करते हैं। लोगों ने सरकार बदली, एक सरकार चुनी जिसको अच्छा खासा टाइम दिया, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिरा है। लोगों ने अपना शीश महल बनाया, लोगों ने बड़ी बड़ी हवाई बातें करी, लेकिन जब दिल्ली पर कहर बरपा, जब दिल्ली पर संकट आया तो लोग चुप होकर राजघाट पर बैठ गए। तो दिल्ली ने सब कुछ देखा और दिल्ली अब बड़ा बदलाव करने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दुर्भाग्यवश वो मुख्यमंत्री हैं जो गाड़ी सामने देखकर नहीं, रेयर व्यू मिरर में पीछे देखकर चलाते हैं और इसीलिए उनकी गाड़ी बार बार भिड़ती है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के रोजगार की बात नहीं होती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं होती है, यहाँ के किसानों की बात नहीं होती है। सारे प्रदेश को, सारे देश को खुदाई में लगाए रहो, क्योंकि अगर खुदाई बच्चे नहीं करेंगे, युवा खुदाई नहीं करेगा तो युवा अपने रोजगार की मांग करेगा। युवा बोलेगा, अब मुझे पहले बोलने दीजिए, युवा रोजगार मांगेगा, युवा महंगाई की बात करेगा, टैक्स की बात करेगा। सरकार कुछ भी बोले, ये सरकार की विफलता है, उत्तर प्रदेश की सरकार की, कि यहाँ के बच्चों को युद्ध क्षेत्र में जाकर नौकरी ढूंढनी पड़ रही है। और मुख्यमंत्री जी के मुंह पर कलंक है कि आप इसको अपनी उपलब्धि बनाते हैं या बताते हैं, ये आपकी विफलता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी एमएलसी डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने दावा किया कि सिर्फ बीजेपी सरकार ने ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सही मायने में सम्मानित किया है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अंबेडकर को समर्पित स्मारकों, बस आदो और अस्पतालों के नाम बदलने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की आलोचना की। इस समय पूरे देश में प्रासंगिक हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से विभिन्न राजनीतिक दल दलितों को रिझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जितना विरोध और उन्हें उत्तर प्रदेश से मिटाने का कार्य समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने किया। 2012 से 2017 के कार्यकाल की अवधि के दौरान समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आई तो उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर पर वार किया। सबसे पहले जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से ग्राम विकास योजना थी, डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना, उससे डॉक्टर अंबेडकर का नाम हटा दिया गया। लखनऊ के डॉक्टर अंबेडकर हरित उद्यान
गोमती नगर, वहाँ पर अंबेडकर की पट्टिका को उखाड़ करके वहाँ जनेश्वर मिश्रा पार्क बना दिया गया। अंबेडकर से समाजवादियों को इतनी नफरत है कि रामपुर में डॉक्टर अंबेडकर तारामंडल के नाम से डॉक्टर अंबेडकर का नाम हटा दिया गया और उसे रामपुर तारामंडल कर दिया गया। कन्नौज में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज कन्नौज था, उसमें से भी डॉक्टर अंबेडकर का नाम हटा दिया। लखनऊ में अंतर्राज्यीय बस अड्डा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से था, उसमें से डॉक्टर अंबेडकर का नाम विलोपित कर दिया गया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भीम भी कहते हैं, जय भीम का लोग नारा लगाते हैं। भीमनगर के नाम से संभल जिले का नाम रखा गया था। समाजवादी पार्टी सत्ता में आते ही भीम शब्द को उन्होंने हटा दिया। डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी रमाबाई अंबेडकर, उनके नाम से कानपुर देहात का जिला बना था। डॉक्टर अंबेडकर से भी नफरत और उनकी पत्नी से भी नफरत, रमाबाई का नाम वहां से हटा दिया गया। दूसरी तरफ हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया। सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री जी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो सभी सरकारी कार्यालयों में लगाया जाना अनिवार्य कर दिया और सबसे पहले अपने आवास पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगाई उन्होंने। कन्नौज मेडिकल कॉलेज, जिसका नाम डॉक्टर अंबेडकर हटा दिया गया था, उसे पुनर्स्थापित किया। डॉक्टर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज कन्नौज कर दिया गया। इसके अतिरिक्त लखनऊ के ऐशबाग में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एक बड़ा स्मारक बनाया जा रहा है। उस स्मारक में डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर, उनके विचारों के ऊपर शोध करने के लिए एक शोध संस्थान भी बन रहा है। उनकी वैचारिकी को आगे बढ़ाने के लिए एक कार्रवाई हो रही है। एक बड़ा विपश्यना केंद्र बन रहा है, भव्य प्रेक्षागृह बन रहा है, अतिथि गृह बन रहा है। इस प्रकार से देश में यह एक पहला ऐसा स्मारक बन रहा है जहां पर बाबा साहब डॉक्टर के विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। ये केवल पत्थरों का स्मारक नहीं होगा। वहां पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 25 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित हो चुकी है। इस प्रकार से जहां अखिलेश यादव ने बाबा साहब के नाम को मिटाने का प्रयास किया, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहब को घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया और उन्हें सम्मानित किया। योगी आदित्यनाथ आज के दलित मित्र हैं जो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। आपकी इस पूरी जो प्रेस रिलीज है, इसमें पिछले 7 साल में केवल आपने एक नाम बदला है, कन्नौज मेडिकल कॉलेज जी। बाकी सारे नाम वैसे के वैसे हैं। और जनेश्वर मिश्र पार्क का नाम जनेश्वर पार्क भी नहीं था, पूरा डेवलपमेंट सपा सरकार में ही हुआ उस पार्क का, और उसके नाम का नोटिफिकेशन भी जनेश्वर मिश्र के नाम से सपा सरकार में हुआ। बसपा सरकार ने अम्बेडकर के नाम से कोई नोटिफिकेशन नहीं किया था। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माता हैं, मालूम है आप, बताइए। और उनके नाम से जो संस्थान बने हुए हैं, नहीं तो आपने कितने नाम बदले? नहीं, आवश्यकता के अनुरूप सब होंगे। हम तो इतना बड़ा स्मारक बनवा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र बन रहा है।
नहीं, तैयार हो गया, उसका प्रशासनिक भवन तैयार हो गया है। 2017 जाकर के देखिए, डॉक्टर अंबेडकर की 25 फुट का ऊंची कांस्य प्रतिमा लगी हुई है। इस पे जवाब देना चाहिए और प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि वे इतने आरक्षण विरोधी क्यों हैं। प्रमोशन में आरक्षण को ख़त्म कर दिया, ठेकेदारी में आरक्षण को ख़त्म कर दिया। आप लोग प्रमोशन में आरक्षण लाएंगे? प्रमोशन में आरक्षण आप लाएंगे? प्रमोशन में आरक्षण पे कई जगह कार्रवाई हो रही है और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की कई नेता ये कहते हैं कि आरक्षण जो है अभिशाप है देश के लिए, इस विषय में आप क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं कर सकता। आरक्षण हमारी। हरियाणा के सीएम नैयाब सिंह साइनी ने चंडीगढ़ में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए हरियाणा टीम के साथ मुलाकात की। उन्होंने महोत्सव में हरियाणा के सबसे अधिक पदक जिताने का विश्वास व्यक्त करते हुए उन्हें प्रोत्साहन के साथ विदा किया। हरियाणा के पंचायत और खानन मंत्री कृष्णन लाल पंवार ने पंचायत विकास 2020 और 2026 के लिए 4,607 करोड़ रुपए का आवंटन को स्पष्ट किया, जिसमें स्थानीय परिषदों पर 58.4% खर्च किया गया। उन्होंने सड़कों, पानी, महिला केंद्रों और तालाब सहित गांव के बुनियादी ढांचे के लिए योजना की रूपरेखा तैयार की। तो बतौर मंत्री मेरा फर्ज है कि जो आंकड़े दर्शाए गए हैं वो सही नहीं है। जो तथ्य हैं मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों का मैं ब्यौरा आपको दे देता हूं। 2020-21 से लेकर 2025 तक जो जिला परिषद को जो पैसा दिया गया 460.76 करोड़ रुपया दिया गया और हमारी जो पंचायत समिति हैं उनको 691.14 करोड़ रुपया दिया गया। पंचायत में क्यों कितना सर? 691.14 करोड़। और जो ग्राम पंचायत है 3,455.13 करोड़ रुपया इनको दिया गया। और तीनों संस्थाओं ने जो खर्च किया 2,689.268.51 करोड़, जो कि 58.4% खर्च किया गया तीनों संस्थाओं द्वारा। तो इसमें 2020-21 में 1264 पॉइंट इनको रिलीज किया गया करोड़ और एक्सपेंडिचर जो हुआ 229.36 करोड़ हुआ। 2021-22 में 467.550 रिलीज हुआ, 340.71 एक्सपेंडिचर हुआ। 2022-23 में 660.96 करोड़ रिलीज और 233.15 करोड़ एक्सपेंडिचर। 2023-24 में 1150.49 रिलीज हुआ, 763.79 एक्सपेंडिचर, 1150.49 रिलीज और एक्सपेंडिचर 763.79। 2024-25 में 1064.08 रिलीज और खर्च हुआ 1122.90। टोटल हमारा 4,607.2 करोड़ रिलीज और उसमें खर्च हुआ टोटल तीनों संस्थाओं का 2,689.91 करोड़। इसी प्रकार से जो लेखा जोखा जो पोर्टल है उस पर जो हमारे जो ग्राम सचिव होते हैं उनके द्वारा भरा जाता है, वो ऑनलाइन यूसी वगैरह उनके आते हैं, वो दुरुस्त नहीं था। इस प्रकार से ये आंकड़े जो छपे गए हैं। जो हमारा ये था हमारा
केंद्र से। जो राज्य से हमारा जो वित्त आयोग है उसकी रिपोर्ट भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। 2020-21 में 347.29 करोड़ ये जिला परिषद से, 300 सर 347.29 करोड़ जिला परिषद, और 2025 हमारे पंचायत समिति को गया 526.13 करोड़ और ग्राम पंचायत को 2654.46 करोड़। तीनों संस्थाओं को दिया गया 3527.88 करोड़। सुहेलदेव भाटिया समाज पार्टी एसपी आगामी दिल्ली चुनाव में 15 उम्मीदवार उतरेगी ये घोषणा पार्टी के महासचिव अरुण राजभर ने की। पार्टी ने जनता से विश्वास हासिल किया जिसमें कई प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। इसके अतिरिक्त लखनऊ में एसबीएसपी के मुख्यालय में कई दलों का विलय हो गया है। देखिए, कोई अलायंस तो ये था ही नहीं, एक लुटेरों की जमात इकट्ठी हुई थी। अब उन लोगों को लग रहा है कि भाई केजरीवाल के साथ जिसको लाभ ज्यादा दिख रहा है वो केजरीवाल के साथ भाग गए। राहुल गांधी जी का तो आप समझ ही रहे हैं कि उनके हालात ही ऐसे हैं कि उनके साथ तो वैसे खड़ा होना कोई भी नहीं चाहता। लेकिन अब ये कुछ भी लोग इकट्ठे करें, कोई इंडिया अलायंस है नहीं है। ये फ्रॉड के नाम से इन्होंने एक अलायंस अपना इंडिया का नाम इस्तेमाल किया था और अब ये सारे बिखरते दिख रहे हैं, क्योंकि जब बांटने को नहीं कुछ मिला तो सारे बिखर के चोर तब तक ही इकट्ठे होते हैं, लुटेरे तब तक ही इकट्ठे होते हैं जब तक कुछ बांटने को। अब बांटने को कुछ रहा नहीं, इसलिए सब टूट टाट गए। सर, दूसरी तरफ जिस तरह से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये सीक्रेट जो है आप लोगों का गेम चल रहा है, बीजेपी और कांग्रेस साथ में है और अशोक गहलोत के बयान के बाद तो सारी चीजें क्लियर हो गई है। नहीं तो ऐसी बात नहीं करेंगे। अब अरविंद केजरीवाल लोकसभा के अंदर तो कांग्रेस के साथ हाथ मिला के चुनाव लड़ें, अलायंस में चुनाव लड़ें। हम देश के अंदर सारी जगह से कांग्रेस मुक्त भारत करने का काम कर रहे हैं। अब जब अरविंद केजरीवाल जी को समझ में आ गई कि अरविंद केजरीवाल जी दूसरे नंबर पे भी नहीं आ पा रहे, तीसरे नंबर पे जा रहे हैं, कांग्रेस से भी पीछे जा रहे हैं रोज रोज, तो अब उन्होंने एक नया निकाल, तो ये नए कार्ड तो रोज निकालते हैं। और इससे बड़ा झूठा आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता। जितना झूठ अरविंद केजरीवाल बोल सकते हैं, धरती पे अगर कंपटीशन हो जाए तो सबसे झूठे आदमी का तो अरविंद केजरीवाल जी के अलावा कोई दूसरा आदमी जीत ही नहीं सकता। एक आज सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया आम आदमी पार्टी ने, जिसमें बाकायदा अमित शाह जी और पीएम को थिरकते हुए दिखाया और इसमें लिखा गया कि गाली गलौज वाले नेता अब आम आदमी पार्टी के थीम पर नाच रहे हैं। देखिए, गाली गलौज करना अरविंद केजरीवाल जी का काम है। पीएम को गाली निकालना, पीएम के प्रति अपशब्द बोलना, गंदे शब्द बोलना। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को इतनी गाली निकालने के बाद भी देश के लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, जितनी मर्जी गाली निकाल दें। प्रधानमंत्री जी का तो विशाल हृदय है, जितनी मर्जी गाली निकाल लें, अमित शाह जी तो सुन लेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, गालियां निकालने से क्या होगा? आप ये बताइए ना, आपने 10 साल में दिल्ली क्यों बर्बाद की? अब बताइए ना, पहले आपने 1000 रुपया कहा था बहनों को देंगे, वो नहीं दिया। फिर आपने कहा 2100 देंगे, वो नहीं दिया। फिर आपने कहा बिजली के बिल नहीं आएंगे, लाखों रुपए बिल आ रहे हैं। पानी के बिल नहीं आएंगे, लाखों रुपए बिल आ रहे हैं। फिर आपने माफ भी नहीं किए। इनका जवाब दीजिए। मोदी जी को गाली निकालने से कुछ होने वाला नहीं है अरविंद केजरीवाल जी। कांग्रेस ने प्रॉमिस की है 25 लाख तक हेल्थ कवर देंगे, क्या लगता है आपको ये प्रॉमिसेस को किस तरीके से? नहीं, हेल्थ कवर तो तब देंगे ना जब उनका कवर लेगा। तो जब उनको वोट ही नहीं को देखा तो हेल्थ कवर कौन लेगा उनका? तो लेके ले, अपने घर पे रख लें। और काफी उनके भी कई नेताओं को इसकी जरूरत है कवर की, उनको लिए मुझे लगता कर। कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम की 15वीं बैठक संपन्न हुए, जिसमें 5 स्तरीय राज्य संगठन के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया। राहुल और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में इस पहल में सभी जिलों के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। एक वरिष्ठ समिति का गठन किया गया है और पहले चरण 12 जनवरी को संपन्न होगा। कांग्रेस का उद्देश्य सरकार को चुनौती देना है और जनता के मुद्दों का समाधान करना है। कि आने वाले 100 दिनों के अंदर कांग्रेस अपने संगठन की पूर्णता के साथ साथ हमारे जितनी भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अग्रिम संगठन हैं, डिपार्टमेंट्स और सेल्स हैं, इन सभी डिपार्टमेंट सेल्स की भी पुनर्रचना, इनका भी सृजन करते हुए एक आवाज में हर जिले में संगठन को इतनी मजबूती हम प्रदान कर सकें, क्योंकि आज हमारा लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ
इस चुनाव में उतरकर वर्तमान सरकार को कैसे हम पदस्थ कर सकते हैं, अवदस्त कर सकते हैं, ये हमारी कोशिश होगी। हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार का जोश, जिस प्रकार का सहयोग और जिस प्रकार का योगदान और संकल्प लेकर अपना सब कुछ समय देने का संकल्प प्रदेश के, जिले के हर एक कार्यकर्ता और नेता कर रहा है, जिसमें वर्तमान, भूतपूर्व विधायक, सांसद, प्रदेश के पदाधिकारी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, ये सभी पूरी संख्या में इतनी ठंडी बरसात और आप देख रहे हैं कि मौसम की आफत के बावजूद भी ये सब लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। आप सब लोगों के सहयोग से जो संगठन ने पिछले दिनों विधानसभा का घेराव किया था, पूरे प्रदेश से मैं आपको कहना चाहूँगा कि गर्व की बात है कि पूरे प्रदेश से 10,000 से भी ज़्यादा कार्यकर्ता प्रशासन की रोकथाम और अड़चनों के बाधाओं को रखने के बावजूद भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। ये अपने आप में दर्शाता है कि जनता का रुझान, जनता की आवाज़, जनता की तकलीफ़ों को उठाने का संकल्प बीड़ा जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लिया है, उसे जनता का समर्थन है। और कांग्रेस का कार्यकर्ता आखिरी दम तक, चाहे वो महंगाई हो, बढ़ती हुई बेरोजगारी हो, हमारे अर्थव्यवस्था की गिरती हुई अर्थव्यवस्था की दुर्दशा हो, या किसानों पे हो रहा अत्याचार हो, या हमारे महिलाओं के सुरक्षा पे हो रहा अत्याचार, इन सभी समस्याओं को लेकर और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हम आगे भी कार्यरत रहेंगे। आप सबको मैं यही बतलाना चाहता हूं कि 6 दिन का जो संकल्प हम लेकर आए हुए हैं, इसमें फिर मैं और हमारी 58 शहर इकाइयों को लेकर निर्णय लिया जाएगा और आगे में प्रदेश स्तरीय कमेटी और पंच स्तरीय कमेटी का हम निर्माण करने जा रहे हैं, जो आगे में प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से और संगठन के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इसे और गति मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ में पुलिस और ऑटो ने यातायात नियमों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें सीट बेल्ट और हेलमेट के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। अपराधियों पर जुर्माना लगाया गया और जबकि नियम का पालन करने वालों को गुलाब से सम्मानित किया गया। ऑटो ARTO संदीप कुमार ने जनता के लिए सुगम यातायात सुनिश्चित करने के अभियान के लक्ष्य पर जोर दिया। चेकिंग अभियान चल रहा है, हजरतगंज क्षेत्र में जो चेकिंग अभियान चल रहा है, अब तक कितने वाहन को आप लोगों ने पकड़ा है, कितने पे कार्रवाई हुई है? सबसे पहले तो हमारे इस मुहिम, हमारे इस अभियान में आपके जुड़ने का सादर धन्यवाद। और आप हमारे बहुत ही सशक्त माध्यम हैं, जिसकी वजह से मैं अपना संदेश लोगों तक पहुंचा पाता हूं। ऐसा है कि फ़िलहाल तो ये माह जनवरी है, यातायात माह हमारे लिए होता है, लेकिन यातायात एक ऐसा विषय है, सड़क सुरक्षा एक ऐसा विषय है जो न माह का मोहताज है, न सप्ताह का मोहताज है, न क्षण का मोहताज है, न पल का मोहताज है। ये एक ऐसा विषय है जो क्षण क्षण पल पल हमेशा फॉलो किया जाना चाहिए। और हमारा ये जो अभियान चल रहा है, इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम कैसे अपने सम्मानित जनता को एक सुगम और सुरक्षित यातायात उपलब्ध करा सकें। हमारे द्वारा जो चालान किया जा रहा है या यातायात पुलिस द्वारा जो चालान किया जा रहा है, पुलिस द्वारा जो चालान किया जा रहा है, इसका उद्देश्य कतई ये नहीं होता कि हम जनता को या किसी को प्रताड़ित करना चाहते हैं या हम उनसे जुर्माना जमा करके राजस्व बढ़ाना चाहते हैं। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक एक्शन होता है, लेकिन हमारा जो अंतिम उद्देश्य है, हमारा अंतिम उद्देश्य यही है कि कैसे हम आपके लिए एक सुगम सुरक्षित यातायात की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें। ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक इसमें आप खुल के, हमारे सभी सम्मानित नागरिक खुल के इसमें हमारा साथ नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल, हम चाहे जितना प्रयास कर लें अभियान चला के, लेकिन अगर 2 पहिया वाहन चलाने वाला हेलमेट नहीं पहनेगा, पीछे बैठने वाला हेलमेट नहीं पहनेगा, 4 पहिया वाहन चलाने वाला सीट बेल्ट नहीं लगाएगा, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल वाहन चलाते समय करेगा, गाड़ियों से स्टंट करेगा, रॉन्ग साइड ड्राइविंग करेगा, अनऑथराइज पार्किंग में गाड़ी पार्क करेगा और अनऑथराइज कट से गाड़ी मोड़ेगा, रॉन्ग साइड ड्राइविंग करेगा, तो ये सब यातायात नियमों के विपरीत और विरुद्ध होने के साथ साथ जानलेवा हैं। और आपके लिए ही नहीं, आपके साथ जो भी सड़क मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो गाड़ी वाला भी हो सकता है या बिना गाड़ी वाला भी हो सकता है, मार्ग जो है बिना गाड़ी वाले के लिए बना है, तो आप उसके लिए भी असुरक्षा का माहौल पैदा करते हैं। तो मैं अपने मंडल के सभी जनपदों के संभ्रांत नागरिकों से और अपने खास तौर जनपद लखनऊ के
सम्मानित नागरिकों से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस अभियान को पल पल वाला अभियान, क्षण क्षण वाला अभियान समझिए और हमेशा जैसे आप बाहर निकलते हैं तो अपना जूता, मोजा, सैंडल, चप्पल, कोट, जैकेट, टोपी, चश्मा, मोबाइल, चाबी सब लेके चलते हैं और कुछ भी नहीं भूलते हैं। उसके लिए बहाने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हेलमेट के लिए आपका बहाना होता है, सर हल्दी लेने जा रहे थे, टूथपेस्ट लेने जा रहे थे, भूल गए। ये हम सुन लेंगे, लेकिन शायद कोई और है जो नहीं सुनेगा। तो इसलिए मेरी आप सबसे एक मार्मिक अपील है कि कृपया इस तरह के बहानेबाजी से बचें और खुद की सुरक्षा के लिए हमारा सहयोग दें, हमारा सहयोग करें, हमारे मिशन में योगदान दें और हम आपके एक सुखद और सुरक्षित यातायात के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, वो हम करके रहेंगे। आप भी इसमें हमारा पूरा सहयोग दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। यातायात माह के दौरान यातायात नियमों के लिए लोगों को जागरूक करा जाता है, अभियान चलाए जाते हैं, तो ऐसे अभियान अभी शुरू करेंगे? अभी इसमें हमें मैंने ऐसे ही बोला ना कि अभियान तो हम चलाते रहते हैं, लेकिन आपको किसी अभियान का इंतज़ार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप की सुरक्षा के लिए किसी दूसरे को अभियान चला के बताना पड़े कि ये आपके लिए सुरक्षित है, तो ये बहुत ही उचित बात नहीं है। मेरे ख्याल से अगर मेरा एक मोबाइल है 12,000 का, तो मोबाइल ख़रीदते ही मैं उसमें 200 रुपये का एक कवर, 200 रुपये का स्क्रैच गार्ड, 400 रुपये का फलाना गार्ड सब खरीद लेते हैं ताकि हमारा 12,000 का मोबाइल सुरक्षित रहे। और ये जो आपका कंप्यूटर है अमूल्य है, इसका कोई मूल्य ही नहीं है। जो 12,000 का है उसकी इतनी चिंता है आपको, जो अमूल्य है उसके बारे में आप कतई नहीं सोचते हैं। और उसके लिए आप सोचते हैं कि वो ट्रैफिक पे कोई खड़ा होगा तो पहन लेंगे, या परिवहन वाला कहीं खड़ा होगा, आरटीओ कहीं खड़ा होगा तो पहन नहीं। मेरी आपसे सिर्फ इतनी अपील है कि ये आपकी सुरक्षा के लिए है, आपको हम प्रताड़ित करने के लिए नहीं है। उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से परिवहन विभाग आपको सुरक्षित देखना चाहता है। हर पल हम प्रतिबद्ध हैं आपको सुरक्षित और सुगम यातायात दिलाने के लिए। आप कतई न समझें कि हमारी कार्रवाई आपके लिए दंडात्मक या आपका उत्पीड़न करने के लिए है। हम आपके लिए हैं, आपकी सुरक्षा के लिए हैं, आपके सुरक्षित और सुगम सुखद यातायात के लिए हैं। हाँ, बस बदले में हमें आपसे सहयोग की अपेक्षा है। हमारा सहयोग करें, सुरक्षित रहें, सुखद जीवन जिएं, सुखद यातायात करें, अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी वापस जाएं, खेलें कूदें, मौज मस्ती करें। बस हमारी यही अपील है आपसे, हमारा सहयोग दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। दूसरे खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।